हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। हाँ, होमगार्ड भर्ती आ चुकी है भाई। तो 41,000 41,424 पदों पर जो है एक बम्पर भर्ती, एक बड़ी भर्ती आ चुकी है। तो जो भी साथी सिद्धार्थ नगर के हैं वो फॉर्म भर दें और याद रखें अपना एक सीट पक्का करने के लिए, हाँ अपना एक सीट पक्का करने के लिए सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर ही ज्वाइन करें, क्योंकि हम जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। जी हां दोस्तों, सुपर फास्ट क्लासेस, हाँ होमगार्ड भर्ती की तैयारी के लिए केवल सुपर फास्ट क्लासेस ही ज्वाइन करें। पेपर में जहां जहां से सवाल आएगा हम उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, हाँ यही इधर उधर की बात ना करके बस ये याद रखना कि सवाल का जो लेवल है वो कहां से आए। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका और कनाडा के अंदर, प्रेरी लिख लीजिएगा, हाँ प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान अगर पूछा जाए तो याद रखना है प्रेरी घास कहां मिलेगा, अमेरिका और कनाडा में। अमेरिका और कनाडा में प्रेरी, अमेरिका और कनाडा के अंदर मिलेगा क्या प्रेरी, अमेरिका और कनाडा के अंदर क्या प्रेरी घास का मैदान भाई अमेरिका और कनाडा के अंदर मिलेगा। आपसे पंपास पूछेगा तो अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, हाँ पंपास याद रखना है ये अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना याद रखना भाई। आपसे वेल्ड पूछा जाएगा तो आपको दक्षिणी अफ्रीका बताना, दक्षिण अफ्रीका बताना, बेल्ट कहां, दक्षिण अफ्रीका बता दीजिएगा, बेल्ट मतलब ये आपको घास का मैदान बताना। आपका डाउन्स पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया बताइएगा, कमाल हो गया भाई। तो डाउन्स घास का मैदान कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डाउन्स घास का मैदान कहां है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। और याद रखना आपसे स्टेपी पूछेगा तो एशिया, यूक्रेन और रूस में, स्टेपी जो है हाँ एशिया, यूक्रेन और रूस में पड़ता क्या स्टेपी, ये भी घास है। स्टेपी घास कहां पड़ता भाई, तो आपको एशिया के अंदर याद रखना है, रूस में मिलेगा। कहां भाई, रूस के अंदर मिलेगा। क्या ये यूक्रेन में भी है, हाँ यूक्रेन के अंदर भी है, ये रूस के अंदर भी है, एशिया, रूस और यूक्रेन के अंदर है। तो ये कैसा घास है, इसको अन्य भी किस नाम से जानते हैं क्या, हाँ शीतोष्ण घास का मैदान, इसे कहते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। याद रखना भाई, इसे कहते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। हाँ तो आप याद रख लेंगे कि यह शीतोष्ण घास का हाँ मैदान है। हाँ स्टेपी एशिया, रूस, यूक्रेन, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना, और प्रेरी घास का मैदान अमेरिका और कनाडा के अंदर मिलेगा। शीतोष्ण क्या नाम है भाई, फिर बता रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए, शीतोष्ण घास का मैदान है, यह शीतोष्ण घास का मैदान है। बार बार बोलने का मतलब होता है कि सवाल हो जाता बड़ा ही महत्वपूर्ण। क्या यह सवाल अभी पिछले हफ्ते पूछा गया था क्या, हाँ यही तो पिछले हफ्ते आया था, यही सवाल तो पूछा था, यह बेल्ट वाला ही तो पूछा था भाई। तो इसी में से सवाल पेपर में बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से रट लिया तो समस्या हो जाएगा खत्म, और अगर रट नहीं पाएंगे तो वो वाला काम हम आपको यहीं करवा देंगे। हाँ समझ में आए भाई। तो याद रखिएगा, प्रेरी घास का मैदान पूछे तो अमेरिका और कनाडा बताइएगा, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स घास का मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी कहां मिलेगा, एशिया, रूस और यूक्रेन के अंदर। ये घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान स्थित हैं। हाँ तो बड़े बड़े क्या भाई, घास के मैदान स्थित हैं। क्लियर हो रहा भाई इतनी बातें। तो कहते हैं संग रंजू की चुभन का हमें एहसास कहां, हम तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखते हैं, हाँ हम तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखते हैं। तो और भी बात कर लें क्या, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक घास का सवाना, हाँ सवाना अफ्रीका में पाया जाता भाई, हाँ सवाना घास का मैदान ये कैसा है भाई, तो सवाना उष्ण कटिबंधीय है। सवाना लिखिएगा क्या, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अगर पूछा जाए तो सवाना के आगे लिखना है अफ्रीका, क्या सवाना के आगे लिखना है क्या अफ्रीका में सवाना का घास का मैदान मिले। आपसे पूछा जाए कंपोज ब्राजील में, हाँ कंपोज घास का मैदान ब्राजील के अंदर मिलेगा भाई, कंपोज घास का मैदान ब्राजील में है। तो क्या लानोज भी पता है क्या, हाँ लानोज घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में, हाँ लानूज
घास का मैदान ये वेनेजुएला में मिलेगा, वेनेजुएला और कोलंबिया के अंदर मिलेगा भाई। तो यहां पर जो है हम लोग सुपर फास्ट तरीके से ही सवालों पर सवाल आ रहा भाई। तो इसीलिए क्या कोचिंग का नाम भी तो है सुपर फास्ट क्लासेस। तो काम भी कैसा है भाई, सुपर फास्ट वाला ही होना चाहिए, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय पूछा जाए या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूछा जाए, इसी घास के मैदान से एक सवाल पेपर में बिल्कुल बनने की संभावना रहती है। ऐसी सवाल पेपर में आ जाता है। चलिए अभी हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में अभी कल का जो है न्यूज है कि वहां पर जेन जी के द्वारा जो है युवाओं के द्वारा क्या किया गया भाई, वहां पर भी क्रांति शुरू कर दिया गया, तख्ता पलट करने की बात किया गया। तो याद रखिएगा अभी शुरू हो गया कहां, मैक्सिको। वही मैक्सिको जो दुनिया के अंदर सबसे चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको। याद रखिएगा कोलिना ज्वालामुखी मैक्सिको में। कोलिना ज्वालामुखी कहां है, तो मैक्सिको में। कोलिना ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो मैक्सिको बताइएगा, क्या मैक्सिको बता दीजिएगा। हाँ, कोलिना ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। मेरापी पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया। मेरापी में तो अभी विस्फोट भी हुआ था। मेरापी ज्वालामुखी कहां भाई, तो इंडोनेशिया में। मेरापी ज्वालामुखी, हाँ याद रखना है ये पड़ेगा इंडोनेशिया। कहां, इंडोनेशिया। यहां इसमें तो अभी विस्फोट हुआ था, चर्चा का विषय हो गया था कि मेरापी ज्वालामुखी कहां भाई, तो इंडोनेशिया के अंदर। कहां, इंडोनेशिया के अंदर है। तो मैक्सिको चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, क्या मैक्सिको चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। समझ गए भाई। तो मैक्सिको जो है चांदी का उत्पादन करने में क्या पहले स्थान पे है। और हीरा पन्ना तो अपना भारत है, मध्य प्रदेश। हाँ याद रखिएगा हीरा जो पन्ना वाला हीरा, इसको जीआई टैग मिल गया। अभी कब मिला है, अभी 2 दिन पहले तो मिला है। तो पन्ना जो है हीरा जो निकलता मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया। क्या दिया गया भाई, जीआई टैग दिया गया। एक मक्खी है आरा मक्खी, नाम क्या भाई, आरा मक्खी। तो पूछा जाएगा कि आरा मक्खी किस फसल के लिए जो हानिकारक है। तो आरा मक्खी जो है यह सरसों के लिए एकदम, क्या भाई, सरसों जो है जिसको राई कहते हैं उसके लिए जो है क्या भाई, उसकी दुश्मन है। ये आरा मक्खी सरसों या राई की दुश्मन मानी जाती है। क्या दुश्मन मानी जाती है, फसल को प्रभावित कर देती है, फसलों को क्या करती है भाई, नष्ट कर देती है। तो पूछा जाएगा कि सरसों के लिए कौन सी मक्खी दुश्मन है, आरा मक्खी। ये फसल को प्रभावित कर देती है। समझ में आया, फसल पे बैठेगी, जिस फसल पौधे पर बैठेगी उसमें आपको सरसों का दाना गायब हो जाएगा। बड़ा खतरनाक है भाई। तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जाए कि किस फसल के लिए नील हरित शैवाल लाभदायक होते हैं, किस फसल के लिए नील हरित शैवाल लाभदायक होते हैं। तो याद रखिएगा धान की खेती के लिए नील हरित शैवाल लाभदायक होते हैं। तो धान की खेती के लिए हाँ नील हरित शैवाल क्या है, लाभदायक होते हैं। तो नील हरित शैवाल जो है ये लाभदायक होते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जो खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जहां कम होती है उसकी भरपाई नील हरित शैवाल कर देते हैं। समझ में आ गया भाई। तो याद रखिएगा, इसीलिए ये आप देखेंगे कि भूमि में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो खेतों में ढैंचा बोया जाता, क्या, हाँ ढैंचा बोया जाता है। सनई की खेती होती है, क्या, हाँ लोबिया, सनई, उड़द की खेती, ये सब होता है। जिससे क्या होता भाई, हाँ जो नाइट्रोजन की कमी जमीन के अंदर उसकी समस्या पूरी हो जाती है। समझ में आ गया भाई। चलिए, तो कभी कभी धान में सफेदा रोग होता है। सफेदा रोग धान के अंदर पूछा जाएगा, धान के ऊपर जो सफेदा रोग होता है उससे इलाज के लिए हमें किसका छिड़काव करना चाहिए। तो किसान बन के सोचना है। हम तो किसान बन गए भाई। फेरस सल्फेट का छिड़काव किया जाएगा। फेरस सल्फेट, हाँ ये पूछा जाएगा धान में सफेद रोग के इलाज के लिए किसका छिड़काव होना चाहिए। तो फेरस सल्फेट। ये धान में सफेद
रोग के उपचार के लिए, रोग के उपचार के लिए क्या किया जाता है? छिड़काव। क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो इसलिए ऐसे भी सवाल पेपर में आएंगे, आपको वहां याद भी रखना है कि कौन सी चीजें, जैसे यूरिया में पूछेगा कि नाइट्रोजन कै परसेंट है, तब बतावे पड़ी 46%। कितना? 46% यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। और फेरस सल्फेट धान के ऊपर क्या छिड़काव करना पड़ेगा, तभी जाकर धान के ऊपर जो सफेद सफेद जो है लगता है वो क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। तो धान के ऊपर सफेदी रोग को खत्म करने के लिए किसका छिड़काव किया जाना आवश्यक है? तो क्या बताना भाई? फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट नाम है, फेरस सल्फेट नाम है। आपसे पूछा जाएगा स्टेनलेस स्टील का नाम सुने हैं? स्टेनलेस स्टील का नाम अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील, जो बर्तन चमकदार चमकता रहता वही तो है स्टेनलेस स्टील। तो पूछा जाएगा कि जो स्टेनलेस स्टील है ये किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो ऐसे सवाल पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, हाँ, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ऐसे पूछे किसका मिश्र धातु है? तो इसमें देखिए, इसमें आयरन माने लोहा होता है और इसमें क्रोमियम होता है। क्या? क्रोमियम। और इसमें निकेल। ये तीनों को मिला के बनाया जाता है, तभी तो कहते हैं हाई वाला बर्तन में बड़ा चमकता, यह वाला चाही हाई वाला बर्तन में बड़ा चमकता। तो चमकदार बर्तन बनाने के लिए हाँ स्टेनलेस स्टील, हाँ, तब बर्तन में मुंह दिखाई देगा, तो इसीलिए उसको चमकदार बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, एक मिश्र धातु है। समझ में आ गया भाई? चलिए आपसे सवाल और भी महत्वपूर्ण पूछा जाए कि 1756 की बात है। 1756 में फुल्टा क्या था? फुल्टा, उल्टा का भाई फुल्टा। 1756 में फुल्टा क्या था भाई? फुल्टा। तो याद रखना है 1756 में फुल्टा शब्द क्या था? तो फुल्टा शब्द जो है एक टापू के लिए प्रयोग किया गया था। यह एक टापू था, हाँ एक टापू था भाई। क्या था? एक टापू। फुल्टा जो था वो क्या था? एक टापू था। तो यह 1756 की बात कर रहे हैं आप, क्या 1757 के आसपास वाला है? हाँ वही है, वही तो है भाई। बंगाल में सिराजुद्दौला, बंगाल में कौन था भाई? सिराजुद्दौला था। कि सिराजुद्दौला बंगाल में था और अंग्रेजों ने जब कोलकाता के ऊपर जो है क्या किया भाई? कोलकाता के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहा, तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया था और अंग्रेजों को भागना पड़ा था। और अंग्रेज भागकर कहां जान बचाए थी? फुल्टा दी, ये टापू था फुल्टा। तो पूछेगा कि 1756 में सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर आक्रमण किया तो अंग्रेज भागकर कहां जान बचाए थे? तो फुल्टा द्वीप पर। कहां चले गए थे भाई? फुल्टा द्वीप। तो 1756 में ये फुल्टा द्वीप पड़ता कहां? ये हुगली नदी में, हुगली नदी में भाग कर यहीं जाकर छिप गए। कौन? अंग्रेज। तो 1756 की बात है। वैसे 57 में पलासी हो गया और सिराजुद्दौला क्या? सिराजुद्दौला का पिक्चर ही खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन 1757 के ठीक पहले की बात है, जब अंग्रेजों ने टैक्स देने से मना कर दिया था और वो चाहते थे कि हम जो है क्या करें भाई, अब जो है टैक्स ना दे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया भाई? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ऊपर चढ़ाई किया और जिसका परिणाम था कि फुल्टा द्वीप के ऊपर अंग्रेजों को भागना पड़ा। समझ में आया? चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव टाइप के लोग हों, जो भी लोग थे जिम्मेदार, वो सब भाग कर जान बचाए थे यहीं फुल्टा द्वीप पर। तो हमने कहा कि रा रिसर्च एनालिसिस विंग भारत का जो है क्या है? रा जो है भारत की एजेंसी है। तो वैसे पाकिस्तान का क्या भाई? ISI। ISI का क्या फुल फॉर्म आपको पता है? नहीं पता है तो लिखिएगा, ISI का पूरा नाम भी पूछ लेगा भाई। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ये याद रखना भाई। ये हो गया ISI का पूरा नाम। और अपने भारत का क्या भाई? रिसर्च एनालिसिस विंग।
हाँ, रिसर्च एनालिसिस विंग, तो ये भारत का है भाई। तो दोनों याद रखना, गुप्तचर एजेंसी ये तो पाकिस्तान वाला भाई, ये पाकिस्तान वाला है ISI, याद रखिएगा। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए, तो आप हमें बताइएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो याद रखना है, हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। कब आया भाई? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसने क्या किया भाई? जिसने भारतीय भाषा में लिखे गए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हाँ, पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आया था 1878 में। 1878 में जिसने भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया भाई? प्रतिबंध लगाने का काम किया था भाई। भारत के अखबार जो हिंदी भाषा में लिखे थे या भारतीय भाषा में, उनको क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था। तो जब आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो इसी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा कि ये तो आकाश से होने वाला वज्रपात है, ये आकाश से होने वाला वज्रपात है। तो किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कि ये आकाश से होने वाला क्या है? वज्रपात है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये तो आकाश से होने वाला वज्रपात है। इसी ने तो भारतीय भाषाओं पर क्या किया भाई? प्रतिबंध लगा दिया था। समझ में आया? लिटन लेके आया था। कौन? लिटन लेके आया था, लॉर्ड लिटन। हालांकि इसको आगे चलकर रिपन ने समाप्त कर दिया। क्या? हाँ, 1882 में रिपन ने क्या किया? समाप्त कर दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया? रिपन। हाँ, 1882 में, लेकिन आया था 1878 में आया था, 82 में खत्म। फिर बता रहे हैं भाई, हाँ, ये ना कहे गुरुजी बताए नहीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमने कहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, भारतीय भाषा में लिखे गए समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया था, लिटन के द्वारा लाया गया था। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे क्या? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? समाप्त कर दिया। किस लेखक को औरंगजेब ने ढूंढ लिया? भले ही वह हिंदू था, लेकिन उसको ढूंढकर एक ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने के लिए क्या किया? उसे सौंप दिया। तो याद रखना है, ईश्वर दास नागर नाम है, एक हिंदू राइटर थे ईश्वर दास नागर। तो ईश्वर दास नागर के विषय में लिखा गया है। ईश्वर दास नागर क्या लिखा गया भाई? ईश्वर दास नागर एक हिंदू थे और इनके विषय में लिखा गया कि औरंगजेब ने अपने लिपिबद्ध के लिए, अपने लेखन के लिए एक हिंदू जो है लेखक को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद उसे क्या दिया? एक पुस्तक लिखने के लिए आमंत्रित किया था। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? किताब का नाम है फुतुहाते आलमगीरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा फुतुहाते आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी। तो याद रखना है, यह पुस्तक जो है फुतुहात ए आलमगीरी, यह औरंगजेब के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। लिखने वाले हैं ईश्वर दास नागर। औरंगजेब के शासन काल में ही औरंगजेब ने इनको लिखने के लिए कहा था। तो याद रखना है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब को ही तो आलमगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई? आलमगीर के नाम से किसे जाना गया? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा गया। यही तो जिंदा पीर है भाई, इसी को जिंदा पीर कहा गया। कट्टर सुन्नी था। क्या? कट्टर सुन्नी था। क्या था भाई? कट्टर सुन्नी था। कौन? औरंगजेब, जिसने हाँ कहा कि मैं संगीत को दफन करने वाला हूं, आने वाली 7 पीढ़ियां भी संगीत को देखना सुन नहीं पाएंगी, लेकिन स्वयं बीड़ा बजाता था। स्वयं बीड़ा बजाता था। कौन? तो हाँ, याद रखना भाई, औरंगजेब। हाँ, चलिए। हाँ, नहीं, वो दूसरे थे, वो नसीरुद्दीन महमूद, जो टोपी सिलकर जी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोपी सिलता था वो नसीरुद्दीन महमूद। हाँ, समझ में आया भाई, वो बलबन का दामाद। वाह भाई वाह, बलबन का दामाद नसीरुद्दीन महमूद, जो टोपी सिलकर जीवन यापन करता था। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए, तो अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं।
कि किसके द्वारा भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा गया। किसने जो है भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था? सौदेबाजी का संघ भारतीय संघ को कहा। याद रखना, मॉरिस जोन्स नाम है, एक अंग्रेज था, मॉरिस जोन्स। तो मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा। क्या कहा है? सौदेबाजी का संघ कहा। तो आप कहेंगे ये कौन सा संघ है? भारतीय संघ क्या है? अरे कांग्रेस तो है भाई। इसी को तो मॉरिस जोन्स जो अंग्रेज था, इसने कहा कि ये सौदेबाजी का संघ। कैसा? सौदेबाजी का संघ कह दिया था। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें याद रखना है, सौदेबाजी का संघ कह दिया था भाई। लेकिन भारत क्या अर्ध संघीय व्यवस्था है? भारत कैसा भाई? अर्ध संघीय व्यवस्था है। शीवी क्या नाम था भाई? क्या नाम था? किसने कहा अर्ध संघीय व्यवस्था? किसने कह दिया? तो शी वेयर ने अर्ध संघीय व्यवस्था बताया। भारत कैसा भाई? अर्ध संघीय व्यवस्था है, ये शी वेयर ने बताया। शी वेयर ने अर्ध संघीय व्यवस्था बताया। शी वेयर के द्वारा भारत क्या है? भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है, अर्ध संघीय व्यवस्था है, याद रखना है। ये किसने कहा? शी वेयर ने भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था की बात किया है। बात समझ में आया भाई? इतनी बातें क्लियर हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए ग्रेविल ऑस्टिन ने क्या कहा, तो सहकारी संघवाद। ग्रेविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद, ग्रेविल ऑस्टिन ने क्या कह दिया? तो सहकारी संघवाद। ये सारी बातें आप अगर नहीं याद रखेंगे तो आपके लिए खतरे की संकेत है भाई। ऐसे ही सवाल पेपर में आने वाले हैं, तो याद रखना सबके स्टेटमेंट भी किस टाइप के हैं ये भी याद रखना है। सारे लोग अपने विचारक हैं और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। कहीं मॉरिस जोन्स कहते हैं सौदेबाजी का संघ, तो कोई सी वेयर जैसे लोग कहते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था, तो ग्रेविल ऑस्टिन कहते हैं सहकारी संघवाद। ठीक, तो सबके अपने विचार हैं। कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार सही नहीं है, इस पर नहीं जाना है। हमें यह सोचना है कि किसने क्या कहा, जो हमारे पेपर के लिए क्या है भाई? महत्वपूर्ण है। समझ में आया भाई? चलिए, PIL माने जनहित याचिका। उसी जनहित याचिका को कहते हैं भाई भारत में न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायिक सक्रियता, भारत में अगर पूछा जाए कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो आप बताइएगा कि भारत में न्यायिक सक्रियता ही कहते हैं भाई जनहित याचिका। क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं इसको। हाँ, जनहित याचिका कहा जाता है। ये जनहित याचिका, आपको ये जानना है कि ये जो है किसी वर्ग, किसी समाज के लिए बात करता है। जब किसी वर्ग या समाज को विधिक क्षति हो गई हो, कानूनी रूप से उसे नुकसान पहुंचाया गया हो, या अधिकारियों के द्वारा उसका अतिक्रमण कर दिया गया, या ऐसा समुदाय बड़ा ही निर्धन हो और वह अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता, वो वंचित है, तो उसे जनहित याचिका के द्वारा न्याय दिलाया जाए। क्या दिलाया जाएगा भाई? न्याय दिलाया जाएगा। आपने पढ़ा कि जब जनहित याचिका पर बात किया गया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे भाई? PN भागवती। क्या नाम था? PN भागवती नाम था। तो हाँ, याद रखिएगा कि ये उन्हीं के समय की बात है। PIL पर उन्होंने एक फैसला सुनाया था। ये वाला बात याद रखिए। हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर अगर हम बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब? 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010। हमने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहे, हम पहले भी बता चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहते हैं NGT। तो NGT की स्थापना आपसे पूछा जाए, ये पर्यावरण से संबंधित है। 2010 कब हुआ भाई? 2010 में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, अच्छा, हम आपको 4 बातें बताने वाले हैं। तो वो 4 बातें क्या बताएंगे गुरुजी? एक बात तो ये BR मेहता समिति। BR मेहता माने बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957। अगर पूछा जाए BR मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो डेट याद रखना 1957। BR मेहता पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं भाई? पंचायती राज से जुड़े हैं। तो क्या यही भर जुड़े हैं? नहीं, अशोक मेहता 1977,
अशोक मेहता 1977। ये 3-4 बातें दिमाग में रट लीजिएगा। तो अशोक मेहता समिति जो है ये बना था 1977 में। सबको मिलाने के लिए पूछेगा, ऐसे कहेगा लगाइए। राव समिति 1985, राव समिति 1985, राव समिति का गठन हुआ था 1985 में, राव समिति बना था। तो क्या 86 में बना था? यल एम सिंधवी, यल एम सिंधवी 1986, यल एम सिंधवी 1986, यल एम सिंधवी ये 1986 की बात है। तो याद रखिएगा ये समितियां जो अभी हमने लिखा है ये मिलाने के लिए आएगा, कर्म से कहेगा, लाइन से मिलाइएगा। तो अगर लाइन से आप इसको पढ़े रहेंगे तब ना मिला पाएंगे। तो इसलिए बी आर मेहता, तो घबराइएगा नहीं, ये किसकी बात कर रहा है? बी आर तो याद रखना है बलवंत राय मेहता, यार को भीमराव अम्बेडकर ना बता दियो, बी आर लिखा है। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात कर रहे हैं भाई। तो इनका गठन हुआ था 1957, अशोक मेहता 1977, राव समिति 1985, यल एम सिंधवी 1986 में। तो इतनी समितियां कम से कम नाम याद रखना जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा भाई? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये सभी समितियों का नाम आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अब हम आसान सवाल पर बात करने वाले हैं। तो आसान सवाल क्या भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी? एनी बेसेंट 1917 में, एनी बेसेंट 1917 में। यह भी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को चुना गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। समझ में आया भाई? तो ये दोनों बातें हमने आपको बता दिया। 1917 में हाँ एनी बेसेंट कलकत्ता, हाँ कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ये पहली भारतीय महिला नहीं, पहली अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी 1925 कानपुर, कानपुर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ये कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। तो दो बातें आप एकदम रट लीजिएगा, गलत किसी कीमत पे नहीं करना है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को चुना गया, और 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। समझ में आया? वैसे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहां हुआ भाई? बंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय होना था कहां पर? पूना में होना था, पूना में लग गया चूना, माने फ्लैग फैल गया। फ्लैग के कारण जो है कहां हो गया? बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम है बदरुद्दीन तैयब, जो मद्रास में जो है, मद्रास में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो बदरुद्दीन तैयब जी का भी नाम याद रखना है, जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बात याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय कितने लोग थे भाई? 78, 78 की 72 की 78 कौन बताएगा? 72 लोग थे। 78 तो गांधी साथ चले थे, हाँ दांडी मार्च में चले। समझ में आया भाई? चलिए, तो सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की मांग या पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने पहली बार कब किया? कब पाकिस्तान की मांग हुआ भाई? 1940। 1940 की बात है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किया 23 मार्च 1940 की बात। 23 मार्च 1940, हाँ 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग किसने किया भाई? हाँ वाह भाई, पाकिस्तान की मांग किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की मांग किसने कर दिया भाई? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग की तरफ से। हाँ मुस्लिम लीग की तरफ से अगर पूछा जाए पाकिस्तान की मांग कब हुई तो 1940 की बात कर रहे हैं भाई। कब हुई भाई? 1940 की बात कर रहे हैं। आप हमें बताइएगा कि जब हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया
तो इस्तीफा देने के बाद किसका नाम अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था? अध्यक्ष बना कौन? नामित तो थे। हाँ, याद रखना भाई। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो है आप देखेंगे अध्यक्ष कौन बन गया? राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, ये बात है 1939, ये 1939 की बात है भाई। तो ये हरिपुरा अधिवेशन की बात है, ये हरिपुरा अधिवेशन की बात है। इसी में ऐसा हो पाया था, इसी में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया, और वहां पर जो है राजेंद्र प्रसाद बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में। 1939 में कौन बन गया था? राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनको जो है नामित किया गया और हाथ चुन लिया गया, सर्वसम्मति से चुन लिया गया। क्लियर हो गया भाई? इतनी बातें क्लियर हो गया। तो लोक कल्याण की अवधारणा बताइएगा। लोक कल्याण की अवधारणा कौन बताने वाला भाई? लोक कल्याण की अवधारणा जो है अगर हम बात करें तो किसमें है भाई? संविधान के भाग 4 में। 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व। अरे लोक कल्याण किसमें? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। लोक कल्याण की अवधारणा पूछा जाए तो भाग 4 में ही है। नीति निर्देशक तत्व को ही लोक कल्याण की अवधारणा माना जाता है। समझ में आया भाई? हम धान के किस्म पर बात करेंगे। नाम है पूसा। पूसा किसका किस्म है? धान का। तो पूसा किसका किस्म है पूछा जाए तो पूसा धान का किस्म है। बासमती है भाई पूसा। पूसा क्या है? बासमती है। तो पूसा पूछा जाएगा। समझ में आया भाई? ऐसे सवाल पूछा है। सपना, सपना पूछा जाएगा। सपना मटर का किस्म है। सपना मटर का। सपना, रचना, अर्पणा, मटर। हाँ, सपना, रचना और अर्पणा, हाँ ये सब मटर का किस्म है। याद रखना है, सपना, रचना और अर्पणा सब क्या है भाई? मटर का है। समझ में आया? तो ये वाला बात याद रखना। ये हम उस सपना की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस सपना की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें जो है अजय देवगन हो गया था, क्या पागल हो गया था भाई सपना के चक्कर में। हाँ, अर्पणा, अर्पणा है। तो सपना जो है याद रखना, रचना और अर्पणा ये सब मटर की किस्म है। तो जो जया है धान का किस्म है। पूसा भी धान है, जया भी धान है। हाँ, तो ये भी नाम भी याद रखना है और ये नाम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए, कौन सा ऐसा विटामिन है कि एक व्यक्ति जब संपूर्ण आहार लेता है तब भी नहीं मिल पाता? विटामिन डी। डी 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 बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो संपूर्ण आहार करने के बाद भी विटामिन डी नहीं मिलता, क्योंकि विटामिन डी क्या प्रातःकालीन धूप से विटामिन मिलता है। समझ में आया? और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक हड्डियां अर्थात बच्चों की हड्डियां टेढ़ी भी हो सकती हैं। क्या हो सकता है भाई? टेढ़ी भी हो सकता है। समझ पाए भाई? चलिए बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में क्या मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगेगा भाई। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगेगा। हाँ, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। हाँ, ये बात याद रखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड। समझ में आया भाई? तो अरे 1 मिनट में 60 का 480 तो ऐसा हो गए। हाँ, वह पकड़ दो 16 और का, तो 500 ही आपको समझना है। तो अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। आपको बताना विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए, 22 मार्च को है। 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस है। चलिए, आप बताइएगा कि ओजोन संरक्षण कब है भाई? 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस है। ओजोन संरक्षण दिवस है। समझ में आया भाई इतनी बातें? ठीक।
तो बातें याद रखना है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है। समझ में आया भाई? तो कुछ बातें एकदम क्या, एकदम आपको दिमाग में ही बैठा ले। तो माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली। ये बात आपको पहले से पता है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। तो ये बात भी याद रखना है, ठीक। तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हन्योर नहीं, रेगुर। तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर। क्या कहते हैं भाई? काली मिट्टी को, कपास के लिए क्या भाई? कपास के लिए महत्वपूर्ण है ना, तो रेगुर को ही काली मिट्टी कहा जाता है। समझ में आया? ये महाराष्ट्र क्षेत्र में ज्यादा मिली, महाराष्ट्र में ज्यादा। तो काली मिट्टी, रेगुर, कपास के, इसको कपासी मिट्टी भी क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हैं तो बताइएगा, एक किताब है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किताब है, जैन धर्म का किताब है। किताब कल्पसूत्र की रचना किसने किया? जैन धर्म की पुस्तक। पक्का? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। तो कल्पसूत्र लिखा किसने? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शूद्राचार्य, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी स्थूल भद्र, ऑप्शन डी भद्रबाहु। इसकी रचना भद्रबाहु ने किया। हाँ चलिए, तो दोनों जैन धर्म से थे, लेकिन इसकी रचना भद्रबाहु ने किया। इसकी रचना भद्रबाहु ने किया भाई। किसने किया है? भद्रबाहु के द्वारा ही किया गया है। कल्पसूत्र जैन धर्म की पुस्तक है, भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है भाई, किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। तो कहा जाएगा कि सपनों को तू साकार कर, हर डर से तू इनकार कर। सपनों को तू साकार कर, हर डर से तू इनकार कर। सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, हाँ सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, हर रोज नया प्रयास कर, हर रोज नया प्रयास कर।